हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है? आप ही बोलना है सर। हैं? क्या बोल रहे? कुछ नहीं, आप ही बोला सर, कुछ नहीं नहीं, बोला। मैंने कहा कैसे है, ठीक है। हाँ सर, अच्छा हूँ सर। चलिए ठीक। तो कल हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था? ये हो गया था ना? हाँ सर। दिस वन, ये भी हो गया था। नो सर। ये हो गया था यार। ये हो तो गया था, 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ माई एज प्लस 5 टाइम्स 5 ईयर्स वाली एज हो तो गई थी, ये नहीं हुई थी? क्या बोल रहे हो? एक मिनट से चेक करूँगा। हाँ, देखो देखो, कर लिया था यार ये। क्वेश्चन नंबर अगर आपने डाला हो तो देखो, क्वेश्चन नंबर 13। मुझे तो ध्यान आ रहा है, कर लिया था ये। क्या भैया सुशांत, क्या बोलते हैं, कर लिया था ना? यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। हम्म। चलिए, यहाँ से करिए। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। आज थोड़ा सा ऐसा है, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, बातें कम करेंगे, ठीक है? बिकॉज वी नीड टू कैचअप। हमारे पास कैचअप मतलब वो टमाटो कैचअप नहीं है। कैचअप मतलब वी नीड टू कैचअप, वी नीड टू हरी अप, ठीक है? क्योंकि आई हैव ओके। मोर देन 80 क्वेश्चन इन दिस, ठीक है? अभी कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करेंगे इस ईयर के, तो 90 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएंगे टोटल। और 5 दिन का टारगेट है चैप्टर पूरा करने का, ठीक है ना? तो वी विल ट्राई टू डू इट फास्ट। देखिए जितना जल्दी कर सकें। को कहाँ रखें? As soon you finish the question, let me know, हाँ? ओके सर। हाँ भाई आसमा, क्या बात है? हम्म? हाँ सर। इतनी देर में क्यों आ रहे हैं आप? वो सर मैं नीचे थी, ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगा।
अच्छा, नींद आ रही है नहीं आ रही है रात में? नहीं सर, आज थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, आधा घंटा थोड़ा पहले सो गई मैं। अच्छा, हाँ, और आधा घंटा पहले ही जाग गई, जैसे कि 10 को उठती हूँ ना, तो आज 9:30 को उठ गई। तो सोए के तो 4:30 बजे? हाँ, करेक्ट। तो मतलब 5 ही घंटे सो रहे हो आप? हाँ सर। ये मैं बता रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो बात मेरी। ये तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं, अरे इतना जल्दी क्यों जग गई? मैंने कहा 9:30 जल्दी होता है? नहीं, तुम्हारे हिसाब से जल्दी होता है। तो बोल रहे हैं, नहीं, बट 5 घंटे तो बहुत कम है सोना यार। तुम मान क्यों नहीं रहे हो बात को? हम्म। हाँ सर, ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज करूंगी मैं आपसे। 5 घंटे बहुत कम होता है भाई। 5 घंटे तो बहुत ही कम है। थोड़ा करो, ठीक है? ठीक है। क्योंकि 5 घंटे बहुत कम है यार, 5 घंटे में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, ये क्वेश्चन हो गया भाई। गणेश कुमार हो गया। सर हाँ सर, बी बी आ रहा है। बी आ रहा है। यस सर। एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई से बोला, दो लोग हैं एक्स और वाई, एक्स ने वाई से बोला कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ठीक है? इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42 ईयर्स देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यानी कि एक्स सेड टू वाई, एक्स ने एक्स ने वाई से कहा है ना, ये चीज कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ठीक है? मतलब ये जो प्रेजेंट की बात हो रही है, ये किसकी प्रेजेंट की बात हो रही है? एक्स की वाई? एक्स की सर। एक्स की कैसे यार? एक्स तो वाई से कह रहा है कि एज यू आर एट प्रेजेंट। एक्स तो वाई को बोल रहा है ना। एक्स हाँ वाई को हाँ ये बोल हाँ। रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई यस वॉज यस। ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, कि तुम्हारे पैदा होने के समय में मेरी एज जितनी तुम्हारी आज की एज है उससे डबल थी। ठीक हम्म है? मतलब लेट से कि अगर आज, मतलब आज की अगर मैं बात करूं, अभी ये वैसे ये जो प्रेजेंट एज दी है ये एक्स की है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है? मतलब ये वाली जो एक्स एज दी हुई है ये, और ये वाली जो प्रेजेंट की बात है, ये अलग अलग है। क्योंकि ये प्रेजेंट एज है एक्स की, और ये जो बात हम्म हो रही है प्रेजेंट, ये बात हो रही है वाई की। ठीक है? हम्म तो लेट से अगर इसको हम ऐसे समझे कि लेट से वाई की जो प्रेजेंट एज है ना, वाई की जो प्रेजेंट एज है वो है लेट से 10 साल। मतलब इस बात को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वाई की प्रेजेंट एज है 10 साल, ठीक है? तो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ मतलब 10 साल पहले। ठीक है? एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ मतलब, या एट द टाइम ऑफ योर बर्थ मतलब 10 ईयर्स एगो एक्स की एज कितनी थी? इसका डबल, इसका डबल। यानी कि 20। यस सर। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x जो है वो y से उतना बड़ा है जितना y की अभी प्रेजेंट एज है ना, उसका डबल। x y हम्म से कितना बड़ा है? हाउ मनी ईयर्स इज x ओल्डर देन y? जितनी अभी y की प्रेजेंट एज है उसका डबल। हम्म क्योंकि y की, x की कुछ भी, मतलब y की कुछ भी प्रेजेंट एज हो, लेट से y की एज अगर 20 है, तो आज से 20 साल पहले y की एज, सॉरी x की एज 40 हो जाएगी। हम्म। मतलब x की एज, सॉरी x की एज उतनी हो जाएगी ना, दैट इज आज से 10 साल 20 साल पहले, अगर ये वाली वैल्यू हमारी 10 की बजाय 20 है ना, तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ मतलब एट द टाइम ऑफ योर बर्थ यानी कि 20 साल पहले उसकी एज 40 साल होगी। हम्म। समझ रहे हो? तो मतलब उसकी एज कितनी है, मतलब वो उससे उतने साल, जितना उसकी प्रेजेंट एज है उसका दुगना वो बड़ा है। यस सर। ठीक है?
और दूसरी बात ये दी हुई है कि x की जो प्रेजेंट एज है वो 42 ईयर्स है, ठीक है। x की प्रेजेंट एज हमें दी हुई है दैट इज 42 ईयर्स। अब इसमें एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है कि 8 ईयर्स अगो द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ y। अच्छा, एक बात ये बताओ, एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, लेट से अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें x की और y की, ठीक है, तो लेट से y की एज अगर आज लेट से n ईयर्स है ना, वो हमें नहीं पता है ना, तो आज से n साल पहले, ठीक है, इसको मैं यहां पर साथ में लिखता हूं, n ईयर्स एगो x की एज कितनी होगी, n ईयर्स एगो x की एज कितनी होगी, मतलब एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हो गया ना वो, 2 into I. 2 इंटू एन, Yes. ठीक है। हाँ, ये बात है x की एज n ईयर्स एगो, तो यानी कि x की एज अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें कि 2n की वैल्यू मतलब 2n प्लस n 3n, तो ये n की एज, ये x की एज आज है, यस और नो, yes sir. तो ये वैल्यू 3n हो गई, ये बात समझ गए। हाँ, और ये 3n की वैल्यू कितनी है, 42. ये दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 14. 14, ठीक है। तो यानी कि अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो x की प्रेजेंट एज है 42 ईयर्स और y की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स, हाँ, ठीक है। और वही चीज आप इसको यहां से मतलब जो हमने ये लिखा हुआ है कि 14 ईयर्स पहले इसकी एज जितनी इसकी आज है उसके डबल है, वो चेक कर सकते हो कि 14 ईयर्स पहले इसकी एज 28 होगी, विच इज हाँ, इसकी प्रेजेंट एज का डबल, yes sir. तो दोनों की प्रेजेंट एज तो आ गई। अब क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 8 ईयर्स अगो एज ऑफ एक्स वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ वाई, ठीक है। 8 ईयर्स अगो यानी कि 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर्स अगो एक्स की एज कितनी हो जाएगी 34, 34. और वाई की एज कितनी हो जाएगी 6. 6, तो क्या ये 5 टाइम्स है, नहीं है, नहीं. तो ये गलत है, यानी कि पहला गलत है। दूसरा कह रहा है आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई, 14 ईयर्स के आफ्टर इसकी एज कितनी हो जाएगी 56, yes sir. और इसकी कितनी हो जाएगी 28, 28. तो 56 इज ट्वाइस ऑफ 28, यस दिस इज करेक्ट, हाँ, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसे करा आपने, yes sir. ठीक है, समझ में आ गया सबको। बस केवल वही वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पर करी, बस ये समझना जरूरी था, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट इसको करिए।
हो गया? हो जाए तो बता दे रहना। हाँ सर। हो गया। नहीं सर, एक मिनट। करो करो। सर 23 सर। हम्म 23। द कैप्टन ऑफ सबका हो गया तो बढ़े आगे, करें। चलिए। द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, कैप्टन की एज दी हुई है 26 और विकेट कीपर की एज दी हुई है 3 ईयर्स ओल्डर मतलब 29। ठीक है। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज, ये एवरेज में क्वेश्चन किया हुआ है क्या हमने? द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम? ठीक है, यानी कि 11 मेंबर जो हैं उनकी टीम में 9 प्लेयर्स हैं बाकी, और 2 प्लेयर ये हैं जिनकी एज दी हुई है 26 एंड 29। अगर इन दोनों को हम एक्सक्लूड करते हैं तो एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स मतलब 9 प्लेयर्स की जो एवरेज एज होगी इज़ 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, एवरेज ऑफ 9 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 11 माइनस 1। यही इक्वेशन है, ठीक है ना? कि 9 का जो एवरेज है वो 11 के एवरेज का -1 है ना? तो 9 का एवरेज मतलब जो बाकी 9 प्लेयर्स हैं उनकी एज कैसे, मतलब उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ 9 अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये सम ऑफ 9 तो आएगा ही, है ना? प्लस ये जो बाकी 2 प्लेयर हैं इनकी एज को अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल हैव 26 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1। ठीक है बात? क्लियर है? तो भी बार बार सम ऑफ 9 लिखने के बजाय अगर आप इसको x लिख लें, आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। ओके, ठीक है। तो ये सम ऑफ x है 9 को अगर मैं x लिख लूँ तो दिस इज बेसिकली x अपॉन 9 इक्वल टू x प्लस दिस इज 55 बाई 11 माइनस 1। तो दिस बिकम्स x अपॉन 9 इक्वल टू x प्लस 55 माइनस 11 अपॉन 11, है ना? तो x अपॉन 9 इज इक्वल टू x प्लस 44 अपॉन 11। इसको इधर ले जाएंगे, 11x इक्वल टू 9x प्लस 44 इंटू 9। इसको इधर लाएंगे, 2x इक्वल टू 44 इंटू 9। तो x इज इक्वल टू 44 इंटू 9 बाई 2। ठीक है, हमें बेसिकली क्या निकालना है? एवरेज एज ऑफ द टीम, यानी कि एवरेज एज ऑफ 11। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही सम ऑफ 9 प्लस जो 2 की एज है दैट इज 55 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो सम ऑफ 9 मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए दैट इज 44 इंटू 9 बाई 2 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव 44 इंटू 9 प्लस 55 इंटू 2 अपॉन 11। 11 से आप इसको कट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4, और 11 से आप इसको कट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 5। ठीक है,
और नीचे एक 2 भी आएगा। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 23। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट। ये वाला शायद पहले किया हुआ है हमने, देखो एक बार। थर्टी फाइव सर। How much? 35. The average age of a teacher and 3 students is 20 years. If all the 3 students are of the same age and the difference between the age of the teacher and the each student is 20 years, then what is the age of the teacher? देखो टीचर प्लस 3 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है, यानी कि टीचर प्लस 3 स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 4, दिस इज गिवन टू यू एज 20। पहली क्वेश्चन आ गई टी और एस में, है ना? सॉल्व कर सकते हैं, मतलब टी प्लस 3s इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। और इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, ठीक है, ठीक है, इसीलिए हमने 3s करा उसको, एस प्लस एस प्लस एस। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, यानी कि टी माइनस एस इज इक्वल टू 20, ये भी दिया हुआ है। पहली क्वेश्चन यहाँ से आएगी, दैट इज टी प्लस 3s इज इक्वल टू 80। इस वाले में आपको टीचर की एज चाहिए, तो आप एस को एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें 3t माइनस 3s इज इक्वल टू 60। दोनों क्वेश्चन को ऐड करें, दिस विल कैंसिल आउट, 4t इज इक्वल टू 140। तो t इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 4, दैट इज 35 ईयर्स। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन आज इन 2020। नेक्स्ट। आंसर बताते रहिएगा, हो जाए तो।
सर 1 हम्म 1 द सम सबका हो गया? डन एवरीवन? हाँ The sum of the ages of 5 members comprising a family 3 years ago was 80 years. ठीक है? The average age of the family today is the same as it was 3 years ago because of the addition of the baby during the intervening period. How old is the baby? यानी कि how old is the baby मतलब बेबी की प्रेजेंट एज निकालनी है. ठीक है? अब देखो, अगर हम बात करें सम ऑफ एजेस का, यानी कि अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, तो एट प्रेजेंट में, अच्छा एवरेज, ठीक है, ठीक है, तो 3 साल पहले जो एवरेज था 3 years ago, एवरेज कितना होगा? 80 was the sum divided by 5. यस और नो? तो 16 होगा ना सीधे सीधे. और आज भी एवरेज उतना ही है. ठीक है, तो यानी कि एवरेज अगर उतना ही है तो सम ऑफ एजेस ऑफ दीज 5 पर्सन्स, बट दिस वाज 3 years अगो, तो आज इनका सम ऑफ एज कितना हो जाएगा? 80 प्लस प्लस कितना प्लस करें? 15 15 है ना, क्योंकि 5 लोगों का 3 3 साल आगे बढ़ गया तो 15 हो गया. प्लस लेट से एक्स मतलब बेबी की एज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 16. यही होगा. दिस इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 6, दिस इज द नंबर ऑफ पर्सन एंड दिस इज द एवरेज एज. जो 3 साल पहले थी वही आज भी है. तो दिस बिकम्स 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू दिस 96. एक्स इज इक्वल टू 96 माइनस 95, दैट इज 1. तो एक्स यानी कि द एज ऑफ बेबी इज 1 year. नेक्स्ट, ये आई थिंक 24 का क्वेश्चन है, 2024 का. हो गया? Yes. आई आंसर? एक मिनट सर.
30. आ गया? सबका हो गया? सर आप करवा दो। नहीं आ रहा? नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, आप करवा करो दो। फिर करो, करो तो करो यार, जल्दी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि तुम्हारा टाइम ही नहीं दे करने का। हाँ सर 30। हो गया? यस कितना आ रहा है? 30. 30। हाँ A father said to his son, N years back, I was as old as you are now. ये वही चीज़ है जो अभी अपने करी थी वो पीछे वाली, है ना? My present age is 4 times your age N years back. If the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, what is the difference of their ages? देखो, N years back, father said to his son कि N years back, I was as old as you are now. N years back. अच्छा. And my present age is 4 times your age N years back. दोनों की प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, ठीक है? तो प्रेजेंट एज से ही चलते हैं। प्रेजेंट एज फादर की लेट से एफ, सन की लेट से एस। एक कंडीशन तो ये दी है कि एफ प्लस एस इज इक्वल टू 130, ठीक है? फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम इज 130, ये दिया हुआ है पहली चीज़। दूसरी चीज़ लिखा हुआ है कि एन ईयर्स बैक, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। एन ईयर्स बैक यानी कि आज से एन ईयर्स पीछे चलें अगर, एन ईयर्स बैक, तो फादर की एज हो जाएगी एफ माइनस एन, ठीक है? एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब दिस इज इक्वल टू एस, ठीक है? यही हुआ ना कि फादर्स की एज एन ईयर्स पहले, यानी कि आज अगर एज एन एफ है तो एन एफ माइनस एन इज इक्वल टू सन की प्रेजेंट एज के बराबर, एफ माइनस एन इज इक्वल टू एस, ठीक है? दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया, और माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स माई प्रेजेंट एज, मतलब फादर इज सेइंग माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक, तो योर एज एन ईयर्स बैक इज दिस, ठीक है? यही क्वेश्चन बन रही है। Yes, sir. तो आपके पास 3 इक्वेशन है, एक ये, एक ये, एक ये, और 3 अननोन है, एफ, एस और एन। तो आपको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में पहले क्या करूंगा कि इन दोनों इक्वेशन से एन को एलिमिनेट करके यहाँ रख दूंगे। तो इस वाले से अगर मैं लिखूँ तो एफ माइनस एस इज इक्वल टू एन, और इस वाले से अगर मैं लिखूँ तो एफ इज इक्वल टू 4s माइनस 4n, ठीक है? मैं n की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो f इज इक्वल टू 4s माइनस 4 टाइम्स f माइनस एस, तो यहाँ से हो जाएगा f इज इक्वल टू 4s माइनस 4f प्लस 4s, तो दिस बिकम्स 5f इज इक्वल टू 8s, ठीक है? और आई कैन ऑल्सो से, मुझे निकालना क्या है, दोनों की निकालनी है ना, तो चलो एफ इज इक्वल टू 8/5s, 8/5s, उसको वहाँ रख लेते हैं। 8/5s प्लस एस इज इक्वल टू 130, इसको इधर ले जाएंगे 13s/5 इज इक्वल टू 130,
तो यहाँ से उसको कैंसिल करेंगे तो 10, तो एस की वैल्यू तो आ गई है 50, ठीक है, एस इज़ 50 और एफ विल बी 50 अपॉन 50 इंटू 5, 8/5, दैट मीन्स 80, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस विल बी 80 माइनस 50, दैट इज 30 ईयर्स, ठीक है ना। और वो जो n ईयर्स पुरानी बात हो रही थी उसमें n की वैल्यू आप निकालना चाहो तो n इज नथिंग बट f माइनस एस, तो n इज 30, ठीक है ना। तो जो चीज़ वो बोल रहे थे उनको चेक भी कर सकते हैं आप कि फादर की एज n ईयर्स बैक, फादर की एज n ईयर्स बैक होगी, यानी कि 30 साल पहले होगी, 20 साल, है ना, n ईयर्स बैक, सॉरी सॉरी ये होगी ना फादर की एज, हाँ ठीक है, फादर की एज 30 साल पहले होगी, 50 साल, जो कि सन के प्रेजेंट एज के बराबर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ n ईयर्स, फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो सन की जो ईयर n ईयर्स बैक होगी, यानी कि 30 साल पहले सन की एज कितनी होगी, 20 साल, तो फादर की एज जो है वो उस समय के सन की एज से 4 गुना है, तो 80 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 20, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देखने में हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। और ये वाला जो कंसेप्ट है n ईयर्स बैक वाला, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार ये वाला था और एक जो अभी हमने पीछे किया वो वाला, वो भी तो PYQ था ये 2021, इसमें भी तो वही कहानी चल रही है ये, ठीक है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब सेम कंसेप्ट पे बेस 2 बार पूछ चुका है। चलो नेक्स्ट, अब ये एज वाले क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एज वाले क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए है ना, चलो इसको ट्राई करो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मिसलिनियस टॉपिक है तो इसमें सब तरीके के क्वेश्चन चलेंगे। एज वाला हो गया, हो गया। डन।
अरे हो गया नहीं हो गया भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आई थिंक। सी। तो करके बैठ जाते हो, तुम बोलते नहीं हो। हम्म। सी सर। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, मैंने कह रहा हूँ जल्दी, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना है यार। Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and some and special pencils of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils, then which one of the following is correct? देखो दोनों ने सेम पैसे अगर खर्च किए हैं तो इसका मतलब, अगर आप पेन को मानो x और पेंसिल को मानो y, ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेन इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज पेंसिल इज y, तो जय और विजय ने दोनों ने बराबर पैसे खर्च किए हैं, तो जय ने 3 पेन खरीदी हैं, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 पेन्स प्लस 7y, यही होगा। इसको इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y। इसका मतलब यह है कि एक पेन की कॉस्ट 2 पेंसिल के कॉस्ट के बराबर है। अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, पेंसिल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, कम है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दैट, नो इट इज़ नॉट इक्वल। द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ द पेंसिल, येस। एंड द प्राइस ऑफ अ पेन इज 3 times, नो इट इज़ 2 times, आंसर इज सी। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हो गया? यस और नो? नो सर, एक मिनट सर। करो करो करो। सर 2400। 2400 400। सबका हो गया? आसमा हो गया? चलो, P, Q and R have 6,000 among themselves.
R has 2/3 of the total amount with P and Q, the amount with R is, यानी कि P plus Q plus R is equal to 6000, ठीक है। और P plus Q के पास जितना है R के पास उसका 2/3 है, 2/3 ऑफ P plus Q, ठीक है। क्लियर है बात? तो यानी Yes, कि sir. यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि P plus Q इज इक्वल टू 3/2R। तो हमें R ही चाहिए तो हम P plus Q को रिप्लेस कर देंगे, तो P plus Q कैन बी रिटन एज 3/2R प्लस दिस R इज इक्वल टू 6000। इसको आप इधर लाएंगे तो बनेगा 5R/2 इज इक्वल टू 6000। यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 1200, और यहाँ से ये R की वैल्यू आ जाएगी 2400, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, वेरी बेसिक क्वेश्चन, पर ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी ना करने चाहिए। हाँ सर। कभी कभी क्या होता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी इजी क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं कर पाते, Yes, sir. तो इसलिए इजी भी करना चाहिए। पुराना रिवाइज कर रहे हैं ना? कब से नहीं किया? लास्ट टाइम किस दिन किया था रिवाइज? सर मैंने हाँ, लास्ट वीक में किया था सर थोड़ा। कौन सा टॉपिक? हाँ सर, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से? यस सर। अभी तक जितनी, मतलब जब से हमने कोर्स शुरू किया है, 4 मंथ होने को है ऑलमोस्ट, कितनी बार रिवाइज कर लिया आपने? 2 टाइम्स सर। 2 टाइम्स कर लिया पूरा जितना अभी तक किया है? इतना तक नहीं किया सर, फिर स्टार्टिंग सर टेस्ट सीरीज देता था रहता था ना सर। मतलब सो टॉपिक कितने चैप्टर किए हैं? उसमें क्या नंबर सिस्टम तक आया सर थोड़ा थोड़ा। नंबर सिस्टम तक का किया है? सर। ठीक, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा रहेगा, है ना? यस सर। क्योंकि उतना ज़्यादा चीज़ें उसमें, फ़ायदा बेसिकली क्या होता है ना कि मतलब जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व करने के लिए उतना कम मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एकदम से सारे कंसेप्ट जो हैं वो दिमाग में फ्रेश रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। यस सर। और वही चीज़ अगर आप 2 महीने छोड़ दें बिल्कुल, और उसके बाद अगर कोई भी बेसिक क्वेश्चन भी उठाएंगे ना, तो भी वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और प्रॉब्लम यस क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ उसमें भी होती है, मतलब कॉन्फिडेंस की भी थोड़ा सा इशू हो जाता है अगर आप लंबे टाइम तक छोड़ दें चीज़ों को, तो इसीलिए बार बार रिवाइज करते रहें। आपने शीट कर ली गणेश कुमार? कौन सा टॉपिक सर? अरे कल एक शीट बची थी ना आपकी? कल कल ही तो बची थी जो हम बात कर रहे थे कल, उसकी क्या बोलते हैं, SICI, और वो बात कर रहे थे ना ज्योमेट्री मेंसुरेशन हाँ वाली। वो बोले थे ना सर, हाँ किया था बोला बोला। तो पूरी कर ली? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। कल ही तो बात की थी हमने यार। हाँ सर, आसमा जी ने नहीं किया था ना, वो डिस्कस करने के लिए बोले थे। अच्छा, आसमा ने नहीं किया था? हाँ। ओ, आसमा, हाँ सर। मैं उसको बोल रहा हूँ यार, है मुझे लगा कि उसने नहीं किया था, क्योंकि दोनों में से किसी ने नहीं किया था, इतना मुझे ध्यान था। सर मैंने नहीं किया था वो। तो क्या हुआ, हो गया? नहीं, कब होगा? और 2 दिन लगेंगे सर। क्यों? सर थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ सर अब मैं। साइड में रख दिया हो? अरे नहीं सर। करो यार, करो। हाँ सर। ओहो, मैं तो गणेश कुमार को बोला, गणेश कुमार ने नहीं की। चलो गणेश कुमार, कोई बात नहीं यार, डोंट माइंड। हाँ, नहीं सर। सर 27 सर। 27 आ रहा है। हम्म। आई स्टूडेंट अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपका कुछ वो आ गया। आई स्टूडेंट अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन इन द CSET 2024। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आउट ऑफ टोटल, ठीक है। हाउ मेनी मिनिमम क्वेश्चन हैज़ टू बी करेक्ट? यार कैसी बात कर रहे हो तुम, 27 में कैसे काम बन जाएगा, हैं? हाउ मेनी मिनिमम क्वेश्चन हैज़ टू बी करेक्ट फॉर हिम टू क्वालिफाई द CSET?
मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितने क्वेश्चन उसने किए हैं उसमें से कुछ सही होंगे तो बाकी गलत भी तो करने हैं। क्यों? अरे आपका क्या है, वही तुमने 80 क्वेश्चन। तुमने तुमने सीधे सीधे 27 क्वेश्चन निकाल दिए, वो ऐसे थोड़ी होगा। 80 क्वेश्चन ले लो सर, मैंने सारे। तुम दोबारा करो। अरे यार तुमने क्वेश्चन तुम तो मजाक बना रहे हो यार। हैं? ऐसे थोड़ी होगा यार। इस बार हम लोग 10 क्लास आगे हैं, पता है। अब ये किस वजह से हुआ ये नहीं पता है, बट वी आर अहेड 10 क्लासेस। हो गया। सर वैसे आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, हम्म। उसके हिसाब से जो अगर राउंड ऑफ कर दे तो 33 होगा। तो राउंड ऑफ ही करेंगे क्योंकि अब पॉइंट में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता ना। हाँ। यस सर। 33 आ रहा है। हाँ सर 33। ठीक है। तो स्टूडेंट अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस इन द CSAT 2024। हाउ मेनी मिनिमम क्वेश्चंस हैज़ टू बी करेक्ट फॉर हिम टू क्वालिफाई। अब आपको सीधी सी बात पता है कि मतलब करेक्ट क्वेश्चन में आपको कितना मिलता है, 2.5। ठीक है। और अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो माइनस होता है कितना, 2.5/3। ठीक है ना। मतलब 0.833 होता है वो, उसको वैसे छोड़ के आप अगर ऐसे ही लिखें तो वो बाद में राउंड ऑफ कर सकते हैं, है ना। वैसे भी यूपीएससी यही बोलता है कि जितना करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब करेक्ट मार्क्स का 1/3 डिडक्ट होता है, तो यही हुआ वो, है ना। और हाउ मेनी मिनिमम क्वेश्चंस, हाँ आप देखो, अगर लेट से उसने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं, 50 में से अगर उसके क्वेश्चंस करेक्ट हैं एक्स, तो इनकरेक्ट कितने होंगे। इफ 50 दीज आर माइनस करेक्ट एक्स। तो इनकरेक्ट विल बी 50 - x। यस सर। अब उसको जो मार्क्स मिलेंगे, अगर x करेक्ट है तो x इंटू 2.5, और माइनस होंगे 50 - x। दीज आर इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटू 2.5/3, ये माइनस हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू बी लेट से 66। ठीक है, क्योंकि 66 नंबर्स आपको चाहिए, तो इसको सॉल्व करिए। 2.5x माइनस 50 इंटू 2.5 इज 125/3, माइनस माइनस प्लस प्लस 2.5x/3 इज इक्वल टू 66। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 10x। 10 हो जाएगा ना, 7.5 और 0.25, हाँ 10x। 10x/3, 10x/3 इज इक्वल टू 66 प्लस 125/3, जो 66 इंटू 3 इज 198। 198 प्लस 125/3, 3 से 3 को घटाएं तो ये हो गया 32.3। मतलब एक्स की यस वैल्यू सर। 32.3, बट 32.3 नहीं हो सकती है, 33 होगी। क्योंकि अगर आप इसको 32 करेंगे तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है ना। हम्म। क्योंकि 32 अगर सही है और 18 अगर गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कम से कम 33 क्वेश्चन सही करने हैं, 17 क्वेश्चन गलत आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मतलब आपके लिए भी हो गई एप्लीकेबल। हालांकि हमने तो खैर 50 क्वेश्चंस की बात ही नहीं करी है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 40 क्वेश्चंस, है ना। अच्छा 40 क्वेश्चंस में बताओ जरा मुझे एक बार कितना होगा ये।
टेल मी द आंसर फॉर 40 क्वेश्चंस कि अगर आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपको मिनिमम कितने सही करने हैं, निकालो 40 में निकालो। तो 30। 30 हाँ 30। नहीं। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। 30 का मतलब हो गया 30 इंटू 2.5 माइनस 10 इंटू 2.5/3, है ना। तो ये हो गया 75 और ये हो गया 25/3, दैट मीन्स 8.33। 75 माइनस 8.33 दैट मीन्स 66, हाँ 66.67 यही होगा ना। हाँ हाँ सर। हम्म तो मतलब आप समझो बात को कि 40 क्वेश्चन में भी आपको 10 क्वेश्चन का आपके पास बफर है, तो ये डील बुरी नहीं है। क्यों, क्या बोलते हैं, डील बुरी नहीं है कि टोटल 80 में से 40 ही करने हैं और 40 में से भी 10 गलत कर सकते हैं, तो मतलब अटेम्प्ट का ही 75%। ठीक है, बढ़िया डील है नहीं है। इतना कट टू कट बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। क्या मुश्किल हो जाएगा। इतना कट टू कट 66.67। एक क्वेश्चन उधर तो इधर नहीं नहीं, तो खत्म। ना 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 ना, तो एक क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं है ना फिर, एक क्वेश्चन की गुंजाइश थोड़ी है, एक क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद नहीं, अब 10 यार तुम्हें तुम्हें 10 दे दिया, उसके बाद भी तुम्हें एक क्वेश्चन और चाहिए है। नहीं चाहिए तो सर। फिर 10 तो तुम्हारे लिए पहले ही छोड़ रखे हैं हमने 10 तो पहले ही छोड़ रखे हैं, है ना। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप जाओगे, मतलब 40 के अगर ऊपर जाओगे, तो फिर इस बात का ध्यान रखना कि मतलब 40 के ऊपर अगर अटेम्प्ट करोगे ना, अगर इन मतलब 40 में तो 10 का मैंने आपको बफर दे दिया है, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की जगह 11 नहीं करना, लेकिन ठीक है, नहीं तो फिर अटक जाएगा वो काम। लेकिन बात वही है कि अगर 40 से ऊपर जाओगे ना, तो मेक श्योर करना कि 4 अगर अटेम्प्ट करते हो, है ना, तो उसमें से कम एक सही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। चारों ब्लाइंड मत मारना। ठीक है, क्योंकि अगर एक सही और 3 गलत करोगे तो भी काम बच जाएगा, मतलब तो भी आप नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक सही का मतलब 2.5 है और एक गलत का मतलब इतना है, तो इसका अगर आप इंटू 3 भी गलत करोगे तो फिर बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, यानी कि यस सर। चार चार के अगर ग्रुप में क्वेश्चन कर दो तो 4 में से एक सही और 3 गलत चल जाएगा। ठीक है, लेकिन चारों गलत नहीं कर देना, यस सर। क्योंकि चारों अगर गलत किए तो फिर ये तो आएगा नहीं और ये नीचे और ले जाएगा। ठीक है, हम्म। हाँ वो फिर आपका -0.83 हो जाएगा और एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा मतलब इससे इससे इसके आगे एक्स्ट्रा, मतलब इन द सेंस वो टोटल मिला के 3.33 माइनस हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो इसलिए वो काम नहीं करना। अगर वो उसके ऊपर करोगे तो कम से कम मेक श्योर करना है कि एक क्वेश्चन तो सही हो ही हो। अगर एक से एक क्वेश्चन सही नहीं मिल रहा है तो फिर अटेम्प्ट मत करना उसके आगे, ठीक है। हाँ और बाकी 40 में से 30 तो कर ही लोगे यार। अच्छा, ये वो मैंने जो तुम्हें बताया था कि 27 क्वेश्चन लगभग आरसी के आते हैं, तो 27 में से तुम 20 क्वेश्चन तो आरसी के ही करोगे, क्यों? हाँ सर। तो बस बाकी क्या बचे 10 क्वेश्चन हैं। यस। तुमने 10 क्वेश्चन के लिए हमारा टाइम खराब करा इतने टाइम महीने से, वो तो तुम वैसे भी कर लेते, क्यों? जो आता है वैसा लिखना है बस सर। तो वही तो कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चन तो तुम क्या कहते हैं कि वैसे भी कर लेते खुद भी, हैं। तुम 4 महीने से हमें खड़े करे हो यहाँ 2 घंटे, 10 नहीं क्वेश्चन सर, कैसे? कभी कभी क्या है आजकल क्या रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना सर, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बड़ा बड़ा से, तो पढ़ने के हाँ, नहीं वो जाता है टाइम वो तो इसलिए। खैर वो तो खैर उसी दिन पता लगेगा, है ना। हाँ सर। उसका तो नहीं कह सकते कुछ। चलो ठीक है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। सब मिला, बात तो वही है ना कि हर के जब 2.5 नंबर ही मिलने हैं तो कुछ भी करो। बट आरसी में मेरे को तो वही प्रॉब्लम लगती है कि क्वेश्चन करने के बाद भी श्योरिटी नहीं होती ना। मेरा ज्यादा वही करेक्ट होता है सर। सर अब वो अच्छी आरती बात में है। ना मुझे एक डाउट है, ये अजम्पशन के क्वेश्चन मेरे जनरली गलत ही होते हैं। किसके? अजम्पशन के, आरसी उसके में? लिए हाँ, उसके हाँ, लिए तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम यही है यार, वो करने के बाद भी उसमें नहीं समझ में आता है कि सही है या नहीं है ना। तो फिर जिसका हिट रेट अच्छा है अजम्पशन के अंदर, तो फिर वो बताएं कि अजम्पशन में कैसे अप्रोच करना है। किससे पूछ रहे हो ये? सर आप ही को पूछ रही हूँ, बाकी मैं क्या जो मैं क्या लोग बताऊँ? हैं चाहे तो मैं बताएं। मैं आरसी आरसी के लिए मेरे से कुछ नहीं पूछना है। आरसी में क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, है। मत करो जमशन, मैं तो कह रहा हूँ तुम आरसी करो ही मत। यार अज्यूम देखो करने उसमें में उसमें यार देखो उसका कोई मतलब देखो एजम्पशन वाले क्वेश्चनों में सीधी सी बात है कि आपको मतलब क्या बोले, आपको जो चीज़ जो मतलब लिखा गया है उसको समझना है, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस डायरेक्शन में कहना चाह रहा है। इसलिए वो क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि मतलब जैसे आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, उसको समझ लिया, है ना, बट उसके बाद जब आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे एजम्पशन वाले, उसके जब ऑप्शंस पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि चारों स्टेटमेंट सही है, है ना। लगता है। उसमें होता है ये प्रॉब्लम कि उसमें लगता है कि चारों स्टेटमेंट सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ बताओ। अज्यूम करना ही छोड़ दो सर, ऐसा बोल रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको श्योरिटी लग रही है तो करो, नहीं तो मैंने आपको इतना कैपेबल यहाँ से एटलीस्ट मुझे लगता है कि बना दिया है, आप ये कर सकते हो। हाँ हाँ सर। तो फिर अब मैं आपको उसी चीज़ में कैपेबल बना सकता हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, सही बात है। अब आरसी में मैं आरसी इसलिए पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता उसमें पढ़ाऊँ क्या, मैं क्या पढ़ाऊँ बताओ। कोई मुझसे बोलता है कि आरसी नहीं पढ़ाते, मैंने कहा क्या पढ़ाएं बताओ, तुम बता दो हम पढ़ा देंगे। पढ़ाएं क्या उसमें, ये तो पता लगे कुछ कुछ पढ़ाने ऐसा होता भी तो नहीं ना उसमें यार। और आरसी मेरे ख्याल से कोई भी अगर पढ़ाता है तो मैंने मतलब जितने लोगों को भी देखा है वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग आरसी पीवाईक्यू से पढ़ाते हैं, पहली चीज़, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका कुछ अलग रहा है तो बता सकते हैं आप। और यस सर। उसमें ये होता है कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिखाया, ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ा, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द अजम्पशंस या विच ऑफ द अजम्पशंस आर करेक्ट। तो उसके उन्होंने बताया कि उसने कहा हाँ उनको अब आंसर तो पहले से पता ही है वैसे भी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, पीआईक्यूज ही हैं सारे। तो बता दिया कि हाँ भाई देखो इसमें ये बात है, इसमें ये कहा गया है, वो कैसे कहा गया उसको जस्टिफाई कर देंगे वो, है कि नहीं है। तो उसके पीछे लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया आज तक कि उसमें मैं लॉजिकली जस्टिफाई किस चीज़ को कैसे करूँ, ठीक है। यस सर। तो इसलिए मैं आपको इसमें एक्सपर्ट बना दिया हूँ। और आपको वैसे भी सीधी सी बात वही है कि करना पेपर क्लियर है, 66 नंबर लाने हैं।
और हमने उस दिन जब वो याद है, हमने जब वो करा था उस दिन 2000 किसका पेपर था वो, 25 वाले तो किया था शायद। उसमें कितने क्वेश्चन हमने देखे थे कि कर सकते हैं। हाँ समझ याद है नंबर? हाँ सर, मोर देन 32 तो थे सर। 32 से ज़्यादा थे ना। और वो भी मतलब ऐसे बेयर मिनिमम क्वेश्चन थे वो। हाँ हाँ, ऐसा बोल रहे थे। उसमें भी कितने आपने बोला कि ये एग्जाम में नहीं करना है, ये हाँ नहीं मतलब करना वही है। मैं कह रहा हूँ, मैंने मतलब आपके सामने ही हमने यहीं पर किया था वो, और हमने बेयर मिनिमम क्वेश्चन देखे थे कि मतलब जो तो मतलब होने ही होने चाहिए इस, मतलब अगर ये भी नहीं हो रहे तो फिर तो मतलब क्या कहें उसको, ब्लंट वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि डूब मरने वाली बात है फिर वो। ठीक है ना। वो रेयर मिनिमम क्वेश्चन थे, उसके में कोई ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं जिसमें थोड़ा सा भी ट्रिकी हो या थोड़ा सा भी टाइम टेकिंग हो, वो बिल्कुल हटा दिए थे हमने। बट वो फिर भी 32 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे थे, और वो भी केवल आउट ऑफ मतलब ये आरसी को एक्सक्लूड करके, ओनली रीजनिंग और क्वांट में से। ठीक है। तो अगर 32 वहाँ से आ रहे हैं और थोड़ा बहुत आरसी आप लोग मतलब आप लोग करते हैं ही, तो आप लोग मतलब बेयर मिनिमम टू मिनिमम भी अगर आरसी में 27 क्वेश्चन आते हैं तो आप 8-9 तो कर ही लोगे, 5 तो कर ही लोगे। यस सर। तो बाकी बचे यहाँ से 25 ही करने हैं। 25 कर लोगे यार, इतना टेंशन मत लो। ठीक है, इतना भरोसा है मुझे आप पे। चलो इसको करो अभी जल्दी। 10। 10. A lift has the capacity of 18 adults or 30 children. How many children can board the lift with 12 adults? ठीक है, मतलब 18 adults और 30 चिल्ड्रन। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक एडल्ट जो है इज इक्विवेलेंट टू 30/18। हाँ 30/18। 30/18 का मतलब हुआ 5/3। 5/3। एक एडल्ट है 5/3 चिल्ड्रन के बराबर। ठीक है, अब हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स। तो 18 एडल्ट्स अगर जा सकते थे तो उसमें से 12 एडल्ट्स तो गए हैं। अब बाकी आपके पास एक तरीके से 6 एडल्ट्स की जगह और है ना। बट उन 6 एडल्ट्स के साथ हमें एडल्ट्स नहीं ले जाने, हमें बच्चे ले जाने, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से। तो दिस मीन्स 2 एंड दिस मीन्स 10। तो यानी कि 12 एडल्ट्स के साथ 10 चिल्ड्रन। क्लियर है? यस सर। वेरी मतलब क्या कहें, बेकार क्वेश्चन है ये, वेरी यूजलेस टाइप क्वेश्चंस। बट कुछ कुछ PYQs भी हैं तो कर रहे हैं। इसमें आगे मज़ा आएगा जब वो वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, जो मैं आपको बता रहा था उस तरीके, ABBCCDD वाले टाइप जो होते हैं वो, उनमें थोड़ा सा दिमाग लगता है बस। बाकी ये तो बेकार क्वेश्चन है सारे। ये तो अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप भी कर लोगे खुद। सर जे होगा 250 और टेबल होगा 600। 3 टेबल एंड 4 चेयर टुगेदर कॉस्ट 3 टेबल प्लस 4 चेयर कॉस्ट 2800। 2 टेबल एंड 3 चेयर कॉस्ट 1950। कुछ नहीं है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको C और T की वैल्यू निकालनी है। आप दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर लो। मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस बाय 3। 2 से इसको करोगे तो दिस विल बिकम 6T प्लस 8C इज इक्वल टू 5600। इसको 3 से करोगे तो 6T प्लस 9C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5850। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसल्ड, माइनस C इज इक्वल टू -250।
तो सी की वैल्यू आ गई 250, ठीक है, यहाँ उठा के रख दो। तो 3t इज इक्वल टू 1800, है ना, ये 4 करेंगे 1000 माइनस करेंगे 1800, तो t इज इक्वल टू 600। बस, बहुत बेकार क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो, इसलिए आज हमें अराउंड 30 तक करना है। हो गया? डन? एक सेकंड सर। सर 23 by 33। सबका हो गया? If the numerator and denominator of a fraction are each decreased by 3, the fraction becomes 2 by 3. If both the numerator and denominator are increased by 7, the fraction becomes, find the fraction. x by y अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर डिक्रीज बाय 3 यानी कि दिस एंड दिस इज इक्वल टू 2 by 3, और इंक्रीज्ड यानी कि x प्लस 7 अपॉन y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 by 4। वही चीज़ है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2y माइनस 6, यानी कि 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 3y प्लस 21, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। आपको मैंने शुरुआत में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके बताए थे, याद है? तीनों याद है? तीनों नहीं सर। 2?
हाँ हमेशा क्या करेंगे, वो इक्वल इक्वल करके है एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो दिस बिकम्स 9x minus 6y equal to 6. This becomes 8x minus 6y equal to minus 14. Plus minus minus, this goes out. X is equal to, sorry, 23. X is 23, तो y will be 3x, मतलब 23 into 3 is 69 minus 3 divided by 2, that is 33. तो फ्रैक्शन इज 23/33. ठीक है, माइनस करके देखोगे तो 2/3 हो जाएगा 20/30, और प्लस करके देखोगे तो 30/40, दैट इज 3/4. ठीक है, नेक्स्ट. हो गया. डन. 52. A has some coins. He give half of the coins and two more to B. B gives half of the coins and two more to C. C gives half of the coins and two more to D. The number of coins with D has is now the smallest two-digit number. How many coins does A have in the beginning? ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं. या तो आप सीधे सीधे फॉरवर्ड करते रहो, या फिर आप पीछे को भी कर सकते हो. पहले अगर हम आगे की तरफ को करके देखें तो देखिए, अगर ए के पास लेट से एक्स कॉइन है तो बी को कितने देगा वो, x/2 + 2. ठीक है, जितने उसके पास है उसका हाफ +2. फिर इसका हाफ +2 यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x+4 बाय, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज x+4/2. तो इसका आधा होगा x+4/4 + 2. ठीक, यस और नो. इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 8x + 12/4. इसका हाफ होगा x + 12/8. इतना ही होगा ना. x + 28/8. क्या,
+2 भी होगा इसमें, +2 भी होगा ना, क्योंकि ए के पास जितने थे उसने उसका आधा +2 बी को दिए, जितने बी के थे पास थे उसने उसका आधा +2 सी को दिए, फिर सी के पास जितने थे उसका आधा +2 उसने डी को दिए, तो डी के पास इतने कॉइन्स हैं टोटल. दिस वैल्यू विल बी x + 16 + 12 28, x + 28/8, and this value is equal to smallest 2-digit number. क्या होगा? 10. 10. Smallest 2-digit number is 10. So this is 80. So x is equal to 52. क्लियर है बात? ठीक है ना? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, रिवर्स ऑर्डर में चलते रहे अगर हम, तो इसके पास 10 कॉइन्स है ये हमें पता है, ठीक है, तो इसका हाफ मतलब इसमें से 2 माइनस करके उसका डबल करना है, ठीक है. 2 माइनस करेंगे तो 8, 8 का डबल 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, 14 का डबल 28, 28 में से 2 माइनस करेंगे उसका डबल 52. तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे किया, हाँ सर. ठीक है, जैसे कंफर्टेबल हो. चलो नेक्स्ट. जैसे आप कंफर्टेबल हो. हो गया? बिल्कुल. Two 1 5. 215 आ गया सबका, यही आ रहा है. Yes, sir. The owner of a taxi company decides to run all the taxis on CNG fuel instead of petrol or diesel. The company charges in the city comprises fixed charge together with the charge for the distance covered. For a journey of 12 km, the charge paid is rupees 89, and for the journey of 20 km, the charge paid is rupees 145.
व्हाट विल द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो आपका टोटल चार्ज है वो फिक्स्ड चार्ज प्लस मतलब डिपेंडिंग अपॉन किलोमीटर्स या डिस्टेंस उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो लेट्स से फिक्स चार्ज प्लस मतलब कुछ तो फिक्स चार्ज रहा होगा। ठीक है, और 12 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू 89 है ना, और फिक्स चार्ज प्लस 20 किलोमीटर यानी कि 20 टाइम्स वेरिएबल इज इक्वल टू 145। तो इसको माइनस कर लो। दिस इज 18v, सॉरी 8v इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 45 और 11 56, यानी कि v की वैल्यू 7। इफ़ v इज़ 7 तो 12 7 ज़ा इज़ 84, तो f की वैल्यू इज़ 5। ठीक है, और आपको 30 किलोमीटर का निकालना है, तो 30 किलोमीटर विल बी 5 प्लस 7 इंटू 30, दैट इज़ 5 प्लस 210, दैट इज़ 215। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सब एप्लीकेशन वही है, लीनियर इक्वेशंस का ही है ना। नेक्स्ट सेवन 7 हाँ सर। in a group of cows and hens the number of legs are 14 more than twice the number of heads. The number of cows is, let's say the number of cows is x and number of hens is y. ठीक है, तो टोटल हेड्स कितने होंगे? हेड्स विल बी एक्स प्लस वाई, है ना, सबका एक ही सर होता है, दो थोड़ी होते हैं। और नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स विल बी 4x plus 2y। 4x प्लस 2y। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 4x प्लस 2y दैट इज नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस, यानी कि दिस इज ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस 14। बस, तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, नंबर ऑफ काउज, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14, तो 2y कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये दो वेरिएबल है बट इक्वेशन एक ही है, तो सॉल्व कैसे करें, है ना। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में खासकर, फिर होता है इसके बाद पता चला क्वेश्चन ही छोड़ दिया है।
लेकिन थोड़ा सा देखेंगे तो पता लगेगा कि 2y यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो वो एक वेरिएबल हट गया, है ना। चलिए नेक्स्ट। फोर्टीन। कितना आ रहा है? 14। सर। A certain number of horses and an equal number of men are going somewhere। ठीक है, यानी कि अगर हॉर्सेज एक्स हैं तो नंबर ऑफ मैन आर ऑल्सो एक्स। ठीक है, हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेज बैक while the remaining ones are walking along leading their horses। If the number of legs walking on the ground is 70, तो how many horses are there? ठीक है, तो नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? देखो सारे के सारे घोड़े तो ज़मीन पे ही हैं, मतलब उनके तो सारे लेग्स हैं। अब एक हॉर्स के कितने लेग होते हैं? चार। 4, तो यानी कि 4x तो यही हो गया। ठीक है, अब ये x में से जो टोटल नंबर ऑफ मैन है x, उसमें से आधे जो हैं वो हॉर्सेस के पीठ पर हैं, तो बाकी कितने बचे? x/2 जो जमीन पे चल रहे हैं, हम्म। उनके कितने लेग्स? +2। +2, मतलब ×2। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका x, तो x ही लेग्स हो गए, तो प्लस x, तो दिस बिकम्स 5x। 5x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 14, वेयर द x इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस। देर आर 14 हॉर्सेस और 14 मैन है, तो 14 हॉर्सेस के तो 56 लेग्स ये हो गए, और 14 में से 7 लोग घोड़े के ऊपर बैठे तो बाकी बचे 7, और 7 के डबल यानी कि 14 लेग्स ये तो 70। ठीक है, अब जैसे मान लो, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आया, ठीक है, अब आपने ये चीज़ सॉल्व करी और हार्डली आपने 10 सेकंड में इसको चेक भी कर लिया। ठीक है, तो मतलब सर। आप इतना करने के बाद यू आर श्योर कि ये क्वेश्चन सही है, मतलब आपने जो किया है वो सही है, गलत नहीं है, यस है सर। ना। ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांटेज है इन टॉपिक्स में, मतलब इस तरीके के टॉपिक्स में या ऐसे क्वेश्चंस में, जो एडवांटेज आपके पास आरसी में नहीं है। ठीक है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे करा। नाइन्टी एट।
A has some chocolates, he gives half of the chocolates and 2 more to B. B gives 1/3 of the chocolates and 3 more to C. C gives 1/4 of the chocolates and 4 more to D. The number of chocolates D has is now the largest one digit number. So how many chocolates does A have in the beginning? तो वही तरीका है, या तो फॉरवर्ड में करो या बैकवर्ड में करो. अगर बैकवर्ड में कंफर्टेबल हो तो उससे जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना. यानी कि डी के पास हैज़ द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, यानी कि डी के पास कितनी है? 9. अब ये 9 नंबर कैसे आया है? सी ने उसको 1/4 और +4 दिया है, तो पहले इसमें से +4 जो उसको माइनस करो तो 5 बचा, और 5 का 4 टाइम्स करो तो दिस बिकम्स 20, है ना. 20 का 1/4 +4, 1/4 करा 5 +4 9. ठीक है. अब सी के पास ये जो 20 है वो कैसे आई? बी ने अपना 1/3 और +3 करा है, तो यानी कि पहले इसमें से 3 हटाओ 17 और उसका 3 टाइम्स करो तो दिस बिकम्स 51. उसके बाद बी के पास 51 कैसे आया है? जितना ए के पास था उसमें से आधा +2, तो इसका पहले -2 करो 49 और उसका डबल कर दो, दैट मीन्स 98. तो इन क्वेश्चंस में अगर आप बैकवर्ड चलने में कंफर्टेबल हो तो ये आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. अदरवाइज आपको फिर वो एक्स ले लेके करना पड़ेगा. हो वैसे भी जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस. कि आप इसको एक्स लोगे, फिर जो दिया हुआ है x + x/2 + 2, फिर ये आएगा, फिर उसका मतलब वो पूरा वैल्यू का डिवाइड बाई 3 +3 करके फिर सी आएगा, फिर उसका 1/4 + 4 करके ये आएगा, फिर इक्वल करेंगे डी के, ये 9 के. हो वैसे भी जाएगा बट टाइम लगेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट. डी. कितना रहा डी? If x minus y is equal to 10, then which of the following must be true? ठीक है. सबसे पहला तो इस वर्ड पे ध्यान देना है, दैट इज मस्ट. मस्ट का मतलब है कि इट शुड बी ऑलवेज ट्रू. बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. अब देखो मस्ट वाले क्वेश्चन को ना मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से करना बड़ा आसान होता है. ठीक है. कि अगर आप इसका कोई भी ऐसी कंडीशन प्रूव कर दो कि जिससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, है ना. अगर मतलब एक भी केस आपको ऐसा मिल गया तो देखो x माइनस वाई इज 10, तो बोथ एन एक्स वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y. दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. पॉजिटिव के तो आपको मतलब बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगी. x की कोई वैल्यू, y की कोई वैल्यू ले लीजिए, है ना. मतलब आप कुछ भी ले लीजिए. लेट्स से x इज 18, y इज 8, ठीक है, x इज 12, y इज 2, बहुत सारे मिल जाएंगे. हमें उससे नहीं देखना है, हमें बेसिकली देखना है कि इसको हम क्या गलत कर सकते हैं. तो गलत करने के लिए आप बेसिकली x को, लेट से x को आप 6 लें और y को आप -4 ले लें, यस और नो, तो भी x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, यस और नो. आप 4 और -6 ले लें, कुछ भी ले लें, आप 8 और -2 ले लें, 2 और -8 ले लें, कुछ भी ले लें, तो गलत हो जाएगा. तो यानी कि दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस इज नॉट नेसेसरी, तो गलत हो गया. नेक्स्ट, इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y. देखो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर x पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव होना ही होगा. कहाँ होगा? अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तब भी सेटिस्फाइड है. मस्ट बी नेगेटिव इज नॉट नेसेसरी. ठीक है. इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y. अगर x नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव होना होगा. अगर x नेगेटिव है और y को पॉजिटिव होना होगा. अगर देखो अब इसमें अगर आप x नेगेटिव है और y को अगर आप नेगेटिव रखते हो तो क्या ये ठीक हो सकती है? अगर आप x को नेगेटिव रखते हो
और y को भी आप नेगेटिव रखोगे तो क्या इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कर सकते हो? यस सर। बताओ आंसर, मतलब वो बताओ कोई केस। -5 -15। -5 -15, यस, मतलब कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर x नेगेटिव है, लेट से x इज -2, तो y को आप -12 ले लो, ठीक है। तो x इज नेगेटिव तो y मस्ट बी पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3, ठीक है ना, क्लियर है। इसीलिए ये जो भी वर्ड है ना, ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मस्ट दिया है तो आप पॉजिटिव में, मतलब उसको अफर्मेशन में चेक मत करना, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अफर्मेशन में चेक करने का मतलब है कि यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी केस, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी में चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर यहाँ पर वर्ड दिया है मस्ट की जगह कैन या मे, तो आप उसको पॉजिटिव में चेक करो, वो ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि कैन का मतलब है कि वो चीज़ हो सकती है। अगर आपने एक भी केस ऐसा प्रूव कर दिया कि हाँ हो सकती है, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सर अभी मस्ट है। ये क्वेश्चन में मे और कैन है तो तीनों करेक्ट होता है ना सर? मे और कैन आता तो तीनों करेक्ट होता। ओके सर। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मे और कैन का मतलब है कि अगर आपको एक केस भी ऐसा मिल गया जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है वो, है ना। बट बिकॉज ओके। मस्ट है तो मस्ट के केस में वो नहीं होगा, क्योंकि मस्ट का मतलब है कि ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने एक भी केस ऐसा बता दिया कि नहीं ये फॉलो नहीं कर रही है, तो बात खत्म। मे और कैन का मतलब है कि एक भी फॉलो कर रही है, तो यस इट इज करेक्ट, ठीक है। यस सर। एक दो क्वेश्चन और कर लो बस, अभी है 5 मिनट। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। Sir, cannot be determined. कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड अबाउट हर एज, शी सेड दैट शी हैज 2 siblings and the product of ages of the three is 15। अच्छा, and the sum of their ages is an odd number। अच्छा, मतलब अगर 3 लोग हैं, लेट से ए बी सी, ठीक है, तो ए इंटू बी इंटू सी इज 15, है ना। ए इंटू बी इंटू सी इज 15 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ऑफ 3 इज 15 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज ऑड नंबर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज ऑड, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर, तो हो गया। व्हाट इज द एज ऑफ माय फ्रेंड इफ शी इज द एल्डेस्ट। अच्छा, अगर वो सबसे बड़ी है तो ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इसके आगे क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर दिस। सर इसके इसका हिसाब से तो लग रहा है, वो मल्टीपल के हिसाब से तो लग रहा है कि ए बी सी तीनों ऑड नंबर ही होंगे, अदरवाइज उनका मल्टीपल 15 नहीं आएगा। हाँ ठीक ठीक है। है, तो उसके हिसाब से हम अगर ए को 15 रखे, बी को 1 1 रखे, तो भी 15 आएगा। तो दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा कि ऑड नंबर आएगा, 15 + 1 + 1 तो हम्म 17 ऑड हम्म आएगा। हम्म अगर हम ए को 5 रखे, बी को 3 रखे, या सी को 1 रखे, या फिर ऐसा रखे, तो भी वो सेटिस्फाई करेगा, पर इससे ए का एज नहीं पता चलेगा। हम्म। आपको इस वाली पहली क्वेश्चन से पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज एन ऑड नंबर, दैट मीन्स डेफिनेटली ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल 3 आर ऑड, ठीक है। ये बात क्लियर है।
कि तीनों ऑड होंगे, क्योंकि अगर तीनों में से एक भी इवन होगा तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, यस सर। वो बात हमें पता है। अब दूसरी बात ये कि आपके पास तीनों नंबर अगर ऑड है तो ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, दिस इज ऑड, ये तो ऑड ही होगा क्योंकि ऑड प्लस ऑड विल बिकम इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, ठीक है। यस सर। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अच्छा ठीक है, अब आप एक चीज़ और समझो कि जो इन्होंने बताया, अगर आप उस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो कि आपको 3 ऑड नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन इज़ 15, मतलब आपको 15 के फैक्टर्स एक तरीके से निकालने हैं, ये कह सकते हैं, है ना। 15 के 3 फैक्टर्स, मतलब 15 को आप 15 इंटू वन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 15 को आप 5 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और तो कोई ऑप्शन है नहीं 15 को लिखने का इन टर्म्स ऑफ क्या बोलेंगे उसको, इंटीजर्स, है ना, क्योंकि अब एज है तो इंटीजर में ही होगी, डेसिमल में तो होगी नहीं, फ्रैक्शन में होगी नहीं, है ना। तो यानी कि आपके पास जो 3 ऑप्शन बन रहे हैं वो ये हैं, मतलब 2 ऑप्शन बन रहे हैं वो ये हैं, या तो 5 इंटू मतलब 15 इंटू वन या 5 इंटू 3 ठीक है। और दूसरी बात, व्हाट इज़ द एज ऑफ द फ्रेंड इफ शी इज़ द एल्डेस्ट, वो तीनों में से सबसे बड़ी है, तो या तो उसकी एज 15 है या उसकी एज 5 है, यस और नो, है ना। तो आंसर विल बी कि उसकी एज आप नहीं पता लगा सकते, इट कुड बी आइदर 5 और 15। अगर क्वेश्चन ये लिखा होता कि इफ शी इज द यंगेस्ट तो आंसर क्या बनता, तो 1 होता। तो 1 होता, ठीक है ना, क्योंकि यंगेस्ट के केस में आंसर विल बी आइदर दिस, इन बोथ सिचुएशन इट इज 1, ठीक है। क्लियर है बात, यस सर। कोई डाउट, नो सर। नो, ठीक है। तो वी स्टॉप हियर क्वेश्चन नंबर 31, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हम स्टॉप कर रहे हैं, वी विल प्रोसीड अगेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32 टुमारो, ठीक है। क्लियर है बात, हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। यस सर, थैंक यू चलिए सर। बाय बाय, टेक केयर।